ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे लास्ट टाइम क्या बात हुई थी अली रजा, जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपने आरएमपी की डेफिनेशन कराई थी। अच्छा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कराने जा रहा था आपको। जी। ठीक है, ओके। अच्छा अली रजा, मुझे बताओ कि आरएमपी की वो कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेट ऑफ अ नर्व सेल मेम्ब्रेन विच इज नॉट ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स और इन रेस्ट कॉल आरएमपी। सही है। अच्छा, इसके अलावा बताओ कि मीजनस कॉर्पसल्स का क्या काम होता है। हिजनेस का सर वो परसेप्शन होती है टच की, फाइन टच परसेप्शन। ठीक है, स्लाइस अनियन अपीयरेंस कौन से रिसेप्टर्स हैं। लाइस अनियन वो है पैक्सिनियन कॉर्पसल्स। ठीक है, पेसिनियन कॉर्पसल्स स्लाइस्ड अनियन अपीयरेंस रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टिश्यू डैमेज को कौन परसीव करते हैं। टिश्यू डैमेज को वो जी। नोसी नोसिसेप्टर्स नोसिसेप्टर्स। ठीक है, नोजिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं। हमारी नोज पे, टंग पे, ठीक है, फोटोरिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। आई। अच्छा, कीमोरिसेप्टर्स एक और जगह भी होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, फर्स्ट ईयर में भी लिखा हुआ है, कहाँ मौजूद होते हैं, सोच के बताओ। केमिकल सब्सटेंसेस जहाँ सिक्रीट होते हैं वहाँ पे। कीमो सोच के बताओ, सोच के। याद ही नहीं आ रहा सर। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था सर। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप, रिस्पायरेशन के चैप्टर में पढ़ा, चलो इतना बता दिया मैंने। गैसियर एक्सचेंज का जो चैप्टर है ना, वहाँ पढ़ा है। हम्म, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल था इसका। हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ती है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिटेक्शन करता था, डिटेक्शन। हाँ, कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये हमारे पास, एक मिनट सर, मिड ब्रेन होगा। कैरोटिड बॉडी में मौजूद होते हैं। याद आया। आ रहा है। हाँ, याद आया, कैरोटिड बॉडी में कीमोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फंक्शन याद आया था मुझे, लोकेशन नहीं आ रही थी। हाँ, फंक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यस सर, यस उसको सर, डिटेक्ट करने में रोल होता है इनका। यस सर। चलें, इसके अलावा आइए फर्दर आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बाकी लोगों के एंट्री होने का इंतजार कर रहा था। आई नो वेरी वेल कि मगरिब की नमाज का टाइम थोड़ा आगे हो गया है, तो आप लोग नमाज अदा कर रहे होंगे। वजू करके पहले से बेटा बैठ जाया करिए, ठीक है। नमाज थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो फिर हम ये करेंगे कि क्लास 6:05 पे शुरू कर देंगे और आखिर में 6:45 पे छोड़ देंगे, ताकि आप जो है वो नमाज अदा कर सकें। अभी फिलहाल इस हफ्ते तक तो यही होगा कि आज जैसे क्लास शुरू की है वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी भी पार्टिसिपेंट्स जो है वो एंटर हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें देखना होंगी।
देखिए ये न्यूरॉन है, इसमें इतना पार्ट मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन जो मौजूद है एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मौजूद होते हैं। ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स मिले। ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स मिले। इसके अलावा आपको यहाँ पे सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन्स मिले। देखें, इसमें आपके पास एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मिलेंगे, एक वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स मिलेंगे और एक आपको मिलेंगे सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन। ठीक है, तीन चीजें आपको मिलेंगी। और बाकी ये कहाँ मौजूद है? ये एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए कि सोडियम आयन बाहर ज्यादा होता है। ठीक है, सोडियम इज मोर आउटसाइड and potassium is more inside. पोटाशियम अंदर ज्यादा होता है, सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटाशियम अंदर ज्यादा होता है। अच्छा, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? आप बेटा एक्शन पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में नर्व सेल मेम्ब्रेन शुरू में होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन की हालत में, फिर उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है? वो ऐसे जनरेट होता है कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वहां तक पहले मैसेज आता है। मैसेज कैसे आएगा आपको पूरा पढ़ने में खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स
और हो जाती है क्या, हो जाती है डीपोलराइजेशन। ये देखिए डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम आयंस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से अंदर जाना शुरू होता है। सोडियम आयंस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से अंदर जाना शुरू होते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम है। अब इससे होगा क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है -65 मिली वोल्ट्स। जब सोडियम आयंस अंदर जाते हैं तो ये -65 मिली वोल्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि अंदर जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में तब्दील होना शुरू होती है, और होते होते आखिरकार ये +40 मिली वोल्ट जो है ये वैल्यू वहां तक पहुंच जाती है। इस स्टेप को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इस स्टेप को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। द चेंज ऑफ resting membrane potential from -65 millivolts to 0 and then overshoot to +40 millivolts due to movement of sodium ions through voltage gated sodium channels called depolarization। सोडियम आयंस अंदर जाते हैं, उसकी वजह से अंदर की वैल्यू जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में तब्दील होना शुरू होती है। और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा जो है सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है डिफ्यूजन के जरिए थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। करें, नोट करें इसको। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सर सलाम। सर हम एक्शन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा सब्र कर दें। एक्शन पोटेंशियल अच्छा। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का सम अप होता है, तो जब हम उसकी डेफिनेशन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे ना, वो जी एक्शन सर। पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी। उससे पहले आपको एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर।
40 मिलीवोल्ट्स लिखें या प्लस 40 मिलीवोल्ट्स लिखें, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद आइए अगला स्टेप है आपके पास रीपोलराइजेशन। सबकी तवज्जो स्क्रीन पे होगी। जब बेटा सोडियम आइंस अंदर चले गए तो मुझे अब सोडियम आइंस को बाहर बना हुआ नहीं दिखाना चाहिए, तो मुझे सोडियम आइंस उसूलन मिटा देने चाहिए। ठीक है, ये अब मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि ओके, तो होगा क्या, सोडियम आइंस देखें अंदर चले, सोडियम आइंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए कहाँ चले गए, अंदर चले गए। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि सर अंदर सोडियम आइंस गए हैं और आपने कहा कि अंदर की नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी अंदर नेगेटिविटी इसलिए ज्यादा होती है। दोबारा रिपीट करूं कि अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी पोलैरिटी खुद से नेगेटिव होती है। ठीक है, जो इटसेल्फ नेगेटिव पोलैरिटी रखते हैं, इस वजह से आपके पास, ठीक है, जो इटसेल्फ नेगेटिव पोलैरिटी रखते हैं, इस वजह से आपके पास ये जो है, जब अंदर सोडियम आयन जाएंगे तो अंदर की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। चलें, डीपोलराइजेशन के बाद अगला स्टेप है आपके पास रीपोलराइजेशन। तो अब देखें रीपोलराइजेशन में क्या होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द चेंज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम plus 40 millivolts to 0 and then back to the minus 65 millivolt due to the movement of potassium ions outside through voltage gated potassium channels called repolarization। ठीक है, इस स्टेप को हम नाम देंगे रीपोलराइजेशन। यानी कि जो अंदर का पोटेशियम था, अब आपको पिछली स्क्रीन पे वापस दोबारा लेके जा रहा हूं, जो अंदर का पोटेशियम था ये आपके पास वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से बाहर आना शुरू होगा।
ये वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स खुल जाएंगे, अंदर से वो बाहर आएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, और इससे क्या होगा, अब आपके पास पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन बाहर मूव होना शुरू होगी। अब इससे होगा क्या, अब उससे होगा ये है कि जब पोटाशियम आयंस जो कि +1 चार्ज रखते हैं और उनकी अपनी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो दोबारा नेगेटिविटी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में अंदर की नेगेटिविटी रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अंदर की नेगेटिविटी जो है वो दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, इस स्टेप को हम नाम देंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज रीपोलराइजेशन। चलें कर लें, नोट कर लें। मैं पहले आपको पिछली वाली अगली वाली स्क्रीन दिखा दूं, फिर आपको पोटाशियम आयंस भी बाहर मिटा के बाहर बना के दिखाऊंगा। चलें, ये देखिए पोटाशियम आयंस से मिटा रहा हूं अंदर से। ये पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर आना शुरू होंगे। ठीक है, ये देखें, ये पोटाशियम आयंस बाहर आ गए थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, पोटाशियम आयंस बाहर आ गए थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको हम नाम दे रहे हैं रीपोलराइजेशन। अब आपकी स्क्रीन पे जो न्यूरॉन कोने में बना हुआ नजर आ रहा है, देखें, ये चेंजेस सिर्फ इतनी सी जगह पर आती हैं। जब इतनी सी जगह पे ये चेंजेस आती हैं तो फिर अब उसके बाद ये चेंजेस उससे अगले टुकड़े में आती हैं, फिर उससे अगले टुकड़े में आती हैं, फिर उससे अगले टुकड़े में आती हैं, फिर उससे अगले टुकड़े में आती हैं। होते होते ये चेंजेस जो है आखिरकार एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, होते होते ये चेंजेस जो है आखिरकार एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जिन चेंजेस की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो ये चेंजेस आखिरकार कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई आपके पास एक्सॉन टर्मिनल्स तक।
ठीक है, ये चेंजेस कहां तक पहुंच गई? ये पहुंच गई एक्सॉन टर्मिनल्स तक। अब एक्सॉन टर्मिनल जो मौजूद हैं, उन एक्सॉन टर्मिनल्स में आपको क्या मिलेंगे? उन एक्सॉन टर्मिनल्स में आपको मिलेंगे कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, उन एक्सॉन टर्मिनल्स में आपको मिलेंगे कैल्शियम चैनल्स। जब इलेक्ट्रिकल मैसेज आपका यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल मैसेज आपका यहां तक पहुंच जाएगा, जब मैं ब्लू टिक मार्क कर रहा हूं, अब होगा क्या कि ये कैल्शियम चैनल जो मैंने रेड से बनाए हुए, ये खुल जाएंगे। बाहर क्या पड़ा हुआ होगा? बाहर पड़ा हुआ होगा कैल्शियम। एक्सॉन टर्मिनल्स के बाहर यहां पड़ा हुआ होगा कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है ये अंदर चला जाएगा इन कैल्शियम चैनल्स के जरिए। जब ये कैल्शियम अंदर चला गया, ठीक है, जब ये कैल्शियम अंदर चला गया तो अंदर मौजूद है आपके पास पैकेट्स, जिनमें क्या मौजूद है? जिसमें मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसमें मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है तो ये फटने वाला होगा और करीब करीब होगा कि ये फट जाए। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के पैकेट्स हैं ये कोने में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बनाता हूं। ये देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर के पैकेट अनस्टेबल होने के बाद कोने में आ जाएंगे और इनके अपने अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होगा ये बाहर फेंक दे। अभी आप जितनी भी कार्रवाई देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देख रहे हैं आप साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो डीपोलराइजेशन हो गई, रिपोलराइजेशन हो गई। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अगली स्क्रीन पे चल के देखिए मजीद। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को एक बात समझा रहा हूं। एक बड़ी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए कि अब स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हुआ करें तो अपने पास चीजें नोट किया करें, सर ने हमें कौन सी चीजें बताई थी जो इंतहाई हद तक इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है, एंट्री टेस्ट। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे जो चीजें नजर आ रही हैं, ये आपके पास उन चीजों में से एक है। जो स्क्रीन एक्सॉन टर्मिनल बना हुआ है ये दरअसल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये देखें, मैंने थोड़ा मैग्नीफाई किया हुआ है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल हर एक को पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लिखा हुआ आता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये आपके पास बिल्कुल मेम्ब्रेन के करीब आ जाते हैं एंड दे आर अबाउट टू बस्ट। अच्छा, अब अगला जो न्यूरॉन है, अगले न्यूरॉन पे मिलेंगे आपको क्या? अगले न्यूरॉन पे आपको मिलेंगे ऐसे रिसेप्टर जिसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ सकता है। अब होगा क्या यहां से? फॉर एग्जाम्पल कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये देखें, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, और ये एसिटाइल कोलिन जो है ये अगले न्यूरॉन, ये एसिटाइल कोलिन अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक्सॉन टनल से निकलेगा और अगले
न्यूरॉन की अगले मसल सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएगा, जिस तरह हम मसल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अगला न्यूरॉन है या अगला मसल है, आप उसको नाम देंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आपके जहन में आएगा सर साइनेप्स किसे कहते हैं? साइनेप्स को हम डिफाइन करते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब होगा क्या कि अगर इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है इन वेसिकल्स में से, तो वो अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएगा। फिर मखसूस गेट्स खुलेंगे इन रिसेप्टर्स में, सोडियम आयंस या पोटाशियम आयंस अंदर चले जाएं। लेकिन आपको पीछे एक बात बताकर आ रहा हूं कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के फंक्शन खत्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ये एंजाइम रिलीज होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और वो क्या करता है, वो इसके ऊपर अपना एक्शन करेगा और एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा। तो ये जो दरवाजा सोडियम पोटाशियम आयंस के लिए खुला हुआ, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। आप में से कई एक के जहन में अक्सर बातें आ रही होंगी कि सर पीछे आपने सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन का फंक्शन नहीं बताया। मुझे बेहतर पता है किस जगह पे कौन सी चीज मैंने आपको बतानी है। ठीक है, ये एक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जरा नोट करें। चलें, अच्छा आई नो वेरी वेल कि टाइम ओवर हो गया, लेकिन आप लोगों की क्लास देर से शुरू हुई थी। मैं 1-2 मिनट आपसे और लूंगा। मेरी अगली बात जरा गौर से सुन लें। पीछे आपको स्क्रीन पे दोबारा लेके आ रहा हूँ। देखें, ये जो सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, दिस वन, इस पे मैं ग्रीन डार्क कर रहा हूँ। इसका काम क्या है? इसके अंदर बीच में एक रास्ता नजर आएगा कि ये खुलेगा और होगा क्या, इसमें 1 to 1 यानी एक सोडियम अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आएगा, और बाहर से एक पोटाशियम अंदर आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए।
एक सोडियम बाहर आएगा, एक पोटाशियम अंदर जाएगा, और ऐसे अंदर बाहर जाएंगे कि किसी किस्म के मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसा क्यों होता है? ताकि ये अपनी जगह पे वापस आ सके। दोबारा मैसेज ट्रांसमिशन के लिए ये अपनी जगह पे वापस आ सकें, तो ये इसका काम। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, अब देखें एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी बताई जा सकती है। एक्शन पोटेंशियल में दो चीजें हैं, एक डीपोलराइजेशन है और एक रीपोलराइजेशन है। तो हम डिफाइन करेंगे, इट इज द चेंज इन membrane potential from minus 65 millivolt to plus 40 millivolt and then back to minus 65 millivolt due to movement of sodium and potassium ions. सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या कहलाएगी? कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल। चलें, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, टॉपिक अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तकरीबन देखें कल मैं क्लास 6:15 पे शुरू करूंगा इंशाल्लाह। नमाज असल में टाइम आगे बढ़ गया और 55 पे ऑफ करूं, ठीक है। 50 पे नहीं 55 पे ऑफ करूं।